सो हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैकिंग अनसेम्बल मॉडल। तो इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने वोटिंग पढ़ा, बूस्टिंग, बगिंग और बहुत सारी एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट सारे पढ़ लिए हैं। तो आज वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैकिंग अनसेम्बल मॉडल। तो यार, अनसेम्बल मॉडल सीखने की इस प्लेलिस्ट में ये और स्टैकिंग पे हम लोग आ चुके हैं। तो आज सीखेंगे स्टैकिंग में क्या होता है। तो आई होप कि आपने वोटिंग ऑन सिंबल मॉडल वाली वीडियो देखी होगी। तो यार, स्टैकिंग वोटिंग ऑन सिंबल मॉडल में क्या होता है कि हमारा मॉडल मॉडल होता है M1, M2 और M3। ठीक है। इसमें क्या करते थे हम, इसमें अपना एक डेटा लेते थे। ये डेटा एक बार इसको देते थे, एक बार इसको देते थे, एक बार इसको देते थे। हमको कुछ आउटपुट मिलता था। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम मेजॉरिटी चूज कर लेते थे। अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हम मीन वगैरह निकाल लेते थे। ठीक है। अब स्टैकिंग में क्या होता है, तो स्टैकिंग जो है बिल्कुल वोटिंग जैसा है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है और उस तरह से हम लोग अभी देखेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली थोड़ा डिफरेंस क्या है, मान लीजिए कि हमारा मॉडल एक है M1, एक हमारा मॉडल है M2 और एक मॉडल हमारा है M3। ठीक है। इसमें हम अपना डेटा डी देते हैं, इसको भी इसको भी। ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा जो भी आउटपुट आएगा, इसका इसका जो भी प्रिडिक्शन आएगा, उसके बाद हम इनके प्रिडिक्शन वैल्यू से, इनका प्रिडिक्शन वैल्यू जो आएगा उसको एक तीसरा मॉडल लेंगे M4, इसके प्रिडिक्शन वैल्यू को इसको देंगे, फिर इससे जो आउटपुट आएगा वो हमारा होगा फाइनल आउटपुट। ठीक है। आपको समझ में आया होगा। एक बार और सुन लीजिए क्या मतलब है इसका स्टैकिंग का। स्टैकिंग में क्या होगा कि सारे मॉडल को हम अपना डेटा देंगे एक एक करके, फिर इनसे जो आउटपुट आएगा हमारा वो इस तीसरे मॉडल के लिए, इसको मेटा मॉडल बोलते हैं, मेटा मॉडल। ठीक है। इस तीसरे मॉडल के लिए, चौथे मॉडल के लिए मतलब मेटा मॉडल के लिए, इनका आउटपुट इसके इसके लिए, मेटा मॉडल के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो आप पूछेंगे कि स्टैकिंग क्यों आया, डिफरेंस कैसे है बूस्टिंग बगिंग से। तो भैया हम बोलेंगे देखो डिफरेंस कैसे है। बूस्टिंग बगिंग में क्या होता था, हमारे मॉडल सेम रहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, मॉडल हमारा डिफरेंट है। बूस्टिंग में क्या होता था, मॉडल हमारे सेम होते थे, लेकिन स्टैकिंग में क्या है कि हमारे मॉडल सेम है। और एक डिफरेंस आता है ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में, उसको देखते हैं अभी। तो भाई इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि हमारा एक कोई डेटाबेस है, ये कोई हमारा डेटा सेट है। मान लीजिए इसमें 3 फीचर दिए हैं, F1, F2 और F3, और एक हमारा लेबल है। ठीक है। इस डेटाबेस का नाम है, डेटा सेट का नाम है D। ठीक है। तो इस डेटा सेट को हम क्या करेंगे, एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे। ठीक है। तो M1 वाले मॉडल से हमारा क्या आएगा, कुछ आएगा, प्रिडिक्शन कुछ आएगा। मान लेते हैं M1 का प्रिडिक्शन आता है M पीरियड। ठीक है। उसी तरह क्या होगा, M2 का पीरियड आएगा, प्रिडिक्शन वैल्यू कुछ आएगी, मान लेते हैं Y का प्रिडिक्शन कुछ आता है। फिर उसी तरह क्या होगा, M3 का प्रिडिक्शन वैल्यू आएगा, मान लेते हैं M3 आएगा। ठीक है। और ये जो हमारा फाइनल लेवल है वो तो ऐसे ही रहेगा। आप देख रहे हैं, यह हमारा M1 का प्रिडिक्शन वैल्यू आया, यहाँ से M1 प्रिडिक्शन आएगा, यहाँ पे M2 प्रिडिक्शन आएगा, यहाँ पर M3 प्रिडिक्शन आएगा। तो ये वाला डेटा जो है, ये वाला डेटा M4 के लिए M4 में जाएगा। तो M4 में क्या क्या डेटा हुआ, M1 का प्रिडिक्शन वैल्यू, M2 का प्रिडिक्शन वैल्यू, M3 का प्रिडिक्शन वैल्यू, ये तीनों और ये वाला डाटा ये जाएगा अब M4 वाले मॉडल में। ठीक है। अब M4 मॉडल अपना इस पे ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन होगा और टेस्ट करके हमको फाइनल इनपुट दे देगा। ठीक है। तो यार देखते हैं, सही तो है, सही लग रहा है। इसमें कुछ दिक्कतें भी आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं वो देख लेते हैं। दिक्कतें ये आती है कि मान लीजिए हमारा डेटा है, ठीक है,
और जब हम अपना M1 मॉडल को दे रहे हैं प्रेडिक्शन के लिए, वही डेटा हम M2 मॉडल को दे रहे हैं प्रेडिक्शन के लिए, वही डेटा हम अपना M3 को दे रहे हैं प्रेडिक्शन के लिए। तो जो हमारा डेटा आएगा यहाँ पर, उसको हम फिर M4 को देंगे। ठीक है, सेम डेटा पर हमारा M1, M2, M3 जो है प्रिडिक्शन दे दिया है। फिर हम वही सेम लेबल जब इसको देंगे टेस्टिंग के लिए, तो क्या होगा, ये कंडीशन आ जाएगी, क्या ओवर फिटिंग की कंडीशन आ जाएगी। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ओवर फिटिंग आ रही है। ये वाला डेटा जो है एक बार M1 को गया, एक बार M2 को गया, एक बार M3 को गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, सेम डेटा पर अपने M3 को भी टेस्ट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, अपने M3 को इस पे ट्रेन करेंगे और टेस्ट करेंगे अपने सेम लेवल पर। तो क्या होगा, ओवरफिटिंग हो जाएगा। टेस्टिंग इस पे कर रहे हैं और जब हम ट्रेनिंग इस पे कर रहे हैं, जब हम टेस्टिंग करेंगे अपने सेम लेवल पर जो कि M1, M2, M3 कर चुका है, तो क्या आएगा, हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा, मतलब 100% एक्यूरेसी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पूरा ओवरफिटिंग हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास आता है इसमें कुछ और तरीके, उसको बचा कैसे जाएगा। तो अभी डिस्कस करते हैं उसको। इसमें इससे बचने के लिए दो मेथड आते हैं हमारे। एक तो केप फोल्ड मेथड होता है, ठीक है, इसको स्टैकिंग भी बोलते हैं, और एक होता है होल्ड आउट, इसको बोलते हैं हम ब्लेंडिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग हमेशा स्टैकिंग स्टैकिंग बोलते हैं, लेकिन होल्ड आउट को हम, ये आप छोटी सी बात ध्यान रखें ना, होल्ड आउट को ब्लेंडिंग बोलते हैं और केप फोल्ड मेथड को स्टैकिंग बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों को हम सीख लेते हैं। तो भाई हम ब्लेंडिंग में क्या करते हैं देख लेते हैं, होल्ड आउट या ब्लेंडिंग में क्या करते हैं। तो होल्ड आउट ब्लेंडिंग में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये डेटा है, ओरिजिनल डेटा, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक ट्रेनिंग में और एक टेस्टिंग डेटा में। ठीक है, और फिर ये जो हमारा डाटा आया, इसको हम फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई डेटा है, ठीक है, उसमें दो फीचर दे रखे हैं और एक लेबल दे रखा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रोज होंगे। तो देखते हैं, ये हमारा ओरिजिनल डी था, डेटा डी था। ठीक है, इसको पहले हमने दो पार्ट में बांट दिया। मान लीजिए T20 के बीच में बांट दिया, T20 हमेशा हम बांटते ही हैं। और फिर उसके बाद जो ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, फिर उसको क्या किए, उसको अगेन हम एक ट्रेनिंग पार्ट में डिवाइड कर दिए और एक टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड कर दिए दोबारा। मान लीजिए इस बार हमने 80-20 कर लीजिए या 90-10 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, या 80-20 कर लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो हमारा मॉडल है वो कैसे ट्रेन होगा देखते हैं। तो हमारा मॉडल क्या होता है, M1, M2 और मान लीजिए M3 मॉडल है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा एक मेटा मॉडल होता है M4, मान लीजिए ये हमारा मेटा मॉडल होता है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है ए वाला, पूरा इमेज दिखे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब जो हमारा ये वाला ट्रेनिंग डेटा है, इस वाले ट्रेनिंग डेटा को एक बार इसको देंगे, इसको DT बोल लेते हैं, DTR। तो DTR वाले डेटा को एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ से हमारा एक बार M1 प्रिंट वाला डेटा आएगा, एक बार इसको देंगे तो M2 का प्रिडिक्शन आएगा। ठीक है, और एक बार देंगे तो M3 का प्रिडिक्शन आएगा।
ठीक है, इस वाले डेटा को ट्रेनिंग में हम दे देंगे, फिर इसका यूज कर करके हम इसका टेस्टिंग भी कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आएगा, M1 का प्रेडिक्शन आ जाएगा, कुछ M2 का प्रेडिक्शन आ जाएगा, कुछ M3 का प्रेडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, और एक हमारा लेवल पहले से ही रहेगा, पुराना वाला लेवल। ठीक है, अब हमारा जो मेटा मॉडल है वो क्या होगा, वो इस वाले डेटा पर ट्रेन होगा। ये जो हमारा मॉडल है, पहले स्टेप में देखो हम लोग पहले में क्या किए, पहले में जो हमारा मॉडल था, पहले हमने जो हमारा डेटा सेट था, पहले हमने उसको दो बार, एक बार ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड किया, अगेन ट्रेनिंग डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड किया। फिर क्या किए हम लोग, जो हमारा बेस मॉडल है, इसको क्या बोलते हैं, बेस मॉडल बोलते हैं। हमने अपने बेस मॉडल को जो है ट्रेन करवाया, बेस मॉडल को ट्रेन करवाया, और जो इसका टेस्टिंग डेटा है, इस पर टेस्टिंग करके हमने अपना प्रिडिक्शंस निकाल लिए। ठीक है, अब जो हमारा M4 मतलब मेटा मॉडल है, उसको हम ट्रेन करवाएंगे, ये जो हमारा डेटा मिला है हमको, ये वाला। ठीक है, अब जब हमारा डेटा मिल गया यहाँ से भी, मतलब अब हमारा बेस मॉडल भी और मेटा मॉडल भी ट्रेन हो चुका है। अब उसके बाद हम अपना टेस्टिंग डेटा उठाएंगे, टेस्टिंग डेटा उठाएंगे और एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे। फिर क्या होगा, हम अपना ऐसे ही अपना मॉडल पूरा जो है अनसेम्बल मॉडल जो हमारा बना है वो पूरा हम चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो हम देखते हैं अपना के फोल्ड या स्टैकिंग मॉडल। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग मान लीजिए कि हमारा एक कोई डेटा सेट है D। ठीक है, इसमें F1 फीचर है, दो फीचर हैं, और एक मान लीजिए लेबल है। ठीक है, मान लीजिए इसमें हमारा 2000 रोज दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही कि अपने जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उसको दो पार्ट में बांट देते हैं हम, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा। ठीक है, मान लीजिए ट्रेनिंग डेटा को हम 80% में देते हैं और इसमें 20% देते हैं, तो इसका 80% कितना आ जाएगा, 1600, और इसमें चला जाएगा 400। ठीक है, फिर अगेन के फोल्ड में जो हम के वेरिएबल है इसका वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, इसका वैल्यू आप एक्चुअली कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली लोग अपने डेटा के हिसाब से 5 या 10 ऐसे कुछ लेते हैं। तो हम जो है अभी इस कंडीशन में 4 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 1600 है तो मैं इसे 4 पार्ट में अपना डिवाइड कर देता हूँ। तो के हम 4 लेंगे तो इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो इसमें कितना आएगा, 400, 400, 400 और 400। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा एक ऑन सिंबल स्टैकिंग मॉडल है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, और ये मान लीजिए मेरा एक मेटा मॉडल है M4। सबसे पहले हम अपना जो बेस मॉडल होता है इसे क्या बोलते हैं, बेस मॉडल, और इसे मेटा मॉडल। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे स्टैकिंग में, सबसे पहले स्टैकिंग में करते हैं अपने बेस मॉडल को ट्रेन करते हैं। देखिए तब इसमें बेस मॉडल हमारा ट्रेन कैसे होता है, जो ए वाला हमारा डेटा आया है जो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक और बनेगा, इसको बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए हमारा M1 मॉडल कैसे ट्रेन होगा। तो जब हम अपने M1 मॉडल को ट्रेन करेंगे तो क्या करेगा, ये हमारा जो डेटा है 400 वाला, इसको इसको और इसको, ठीक है, इन तीनों पे लेकर के हमारा मॉडल M1 ट्रेन होगा। ठीक है, मॉडल M1 ट्रेन हुआ, और ये चौथा बच गया, फोर्थ वाला पार्ट, इस पे हमारा डेटा टेस्ट होगा, M1 मॉडल हमारा टेस्ट होगा। अब जैसे ही टेस्ट होगा वो हमको कुछ क्या करेगा, कुछ प्रिडिक्शन देगा। हम मान लेते हैं कि हमको M1 प्रेड की वैल्यू मिल गई, M1 प्रिडिक्शन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, कितना मिला, ये 400 है तो हमको 400 रोज मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर M1 जो है इन तीनों को
एज अ ट्रेनिंग के लिए यूज करेगा, ठीक है। फिर इसका यूज कर करके वो अपने आप को टेस्ट करेगा। तो इससे भी हमको 400 रोज मिलेंगे, फिर हमको 400 रोज मिलेंगे, ठीक है। फिर M1 मॉडल क्या करेगा, फिर इन दोनों का इन तीन का यूज कर करके ट्रेन होगा और इस वाले का यूज कर करके टेस्ट होगा। तो फिर हमको M1 पीरियड की वैल्यू 400 मिलेगी। अब हमारा टोटल कितना हो गया, 400 400 400 1200 हो गए। फिर अगली बार फिर M1 क्या करेगा, इन तीन पर ट्रेन होगा और इस पर क्या होगा, टेस्ट होगा। फिर हमको 400 रोज मिल जाएंगे वाई M1 पीरियड में। M1 पीरियड की वैल्यू टोटल कितने हो गए, 1600 रोज हो गए। इसी तरह M2 भी हमारा सेम ट्रेन होगा, 3 पर ट्रेन होगा और 1 पे टेस्ट होगा, फिर 3 पे ट्रेन होगा 1 पे टेस्ट होगा, फिर 3 पे ट्रेन होगा 1 पे टेस्ट होगा। तो हमको इस तरह M2 पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी। फिर इस तरह हमको M3 पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और हमारा जो फाइनल वाला लेवल है वो हमको फाइनल लेवल हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन हमारा M1 मॉडल कितनी बार ट्रेन हुआ है, 4 4 4 4, मतलब एक बार इस पे टेस्ट हुआ है, 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 एक बार इस पे टेस्ट हुआ है। तो इसका 400, इसका 400, इसका 400, इसका 400, 1600। हमारे पास कितना हो गया टोटल, 1600 रो और मान लीजिए कि 4 कॉलम हमारे पास हो गए। तो ये वाला जो डेटा है, उसके बाद हमारा जो M4 मॉडल है, मेटा मॉडल है, वो इस डेटा पर क्या होगा, अपने आप को ट्रेन करेगा, इस डेटा पर अपने आप को ट्रेन करेगा। अब क्या होगा कि हमारा चारों मॉडल, जो बेस मॉडल है 3 और एक जो हमारा ये 3 बेस मॉडल है और एक मेटा मॉडल है, ये चारों मॉडल ट्रेन हो गए, ठीक है। अब आता है हमारा एक्चुअल टेस्टिंग का। एक्चुअल टेस्टिंग में क्या करेंगे हम, देख लीजिए। हम पहली बार में क्या किए, अपने इस डेटा को एक बार और सुन लीजिए, अपने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। फिर अपने ट्रेनिंग डेटा में जो आया उसको के फोल्ड की वैल्यू लेकर, के की वैल्यू लेकर 4 5 जो भी लेना है, 6 7 8 जो भी लेना है, हमने अपने डेटा को उतने पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर हर एक पार्ट पर अब हर एक पार्ट पर अपने डेटा को, अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं और उससे हमको वैल्यू मिल रही है। फिर ये जो वैल्यू आ रही है इस पे हम अपने M4 मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अब M1 M2 M3 चारों M4 मॉडल, हमारा जो मेटा मॉडल और बेस मॉडल है, दोनों चारों जो है हमारा ट्रेन हो चुके हैं। अब बात आती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हम अगेन अपना जो ये 3 मॉडल है, अगेन क्या करेंगे, अपने मॉडल को इस पे ट्रेन कराएंगे, अगेन ट्रेन करवाएंगे। अगेन ट्रेन करवाएंगे तो क्या होगा, M1 M1 M2 M3, ये अगेन ट्रेन होगा किस पे, इस पूरे डेटा पर इकट्ठा। एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे, एक बार इसको देंगे। और M4 हमारा अब नहीं ट्रेन होगा, M4 हमारा पहले इस वाले डेटा से ट्रेन हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी मॉडल हमारा आएगा, जो भी हमारा मॉडल बनेगा ये पूरा, उसको हम इस वाले डेटा पर, इस टेस्टिंग वाले डेटा पर हम अपना टेस्टिंग कर करके अपना फाइनल आउटपुट ले लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार लास्ट वाला टर्म एक बार और देख लेते हैं। पहली बार में क्या हुआ था कि हमने जो डेटा ट्रेनिंग को जो स्प्लिट करके बनाया है, उस पर हमारा बेस मॉडल ट्रेन होगा, उससे जो हमारा आउटपुट मिलेगा उस वाले मॉडल पर, उस पे, उस डेटा सेट पे हमारा मेटा मॉडल ट्रेन होगा, ठीक है। अब हमारा मेटा मॉडल ट्रेन हो गया। अब फिर हम अगली बार क्या करेंगे, रीट्रेन करेंगे। रीट्रेन करेंगे कि कौन से डेटा पर, जो हमारा एक फाइनल 1600 डेटा है, इस पे अपने बेस मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। अब अगली बार हम अपने मेटा मॉडल को नहीं ट्रेन करेंगे, क्योंकि मेटा मॉडल हमारा इस पे ट्रेन हो चुका है, ठीक है। तो फिर हमारा मेटा मॉडल ट्रेन हो चुका है, फिर हम अपना टेस्टिंग करने के लिए ये जो हमारा टेस्टिंग वाला पार्ट है, इस पर हम अपना एक्चुअल टेस्ट कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा जो बेस मॉडल है ये 2 बार ट्रेन हो रहा है। एक बार M4 को ट्रेनिंग के लिए जो डेटा चाहिए उसके लिए ट्रेन हो रहा है, और एक बार टेस्टिंग के लिए जो हमको फाइनल आउटपुट चाहिए उसके लिए होल ट्रेनिंग पर टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि के फोल्ड मेथड में कैसे हमारा ओवरफिटिंग से हम बच जाते हैं, ठीक है, स्टैकिंग में। तो चलते हैं अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने। यार इम्प्लीमेंटेशन के पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, मल्टी लेयर। ये भी एक टेक्निक है ओवरफिटिंग से बचने के लिए स्टैकिंग में। ये हम आगे पढ़ेंगे कभी, एडवांस थोड़ा है। ये जब काइकल के कंपटीशन वगैरह होते हैं
तो इसमें बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, तो हम लोग भी बनाएंगे प्रोजेक्ट इस पे। अभी के लिए हम लोग चलते हैं अपना स्टैकिंग पे, इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो हम आ गए हैं अपने कोलैब नोटबुक के ऊपर। यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैकिंग विद आर। ओके, तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने पहले से ये यूआरएल लिख लिया है जहाँ पे हमारा आईरिस का डेटा सेट है। तो बेसिकली मैंने अपना यूआरएल यहाँ लिख लिया अपने गिटहब रेपो का। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लाइब्रेरी चाहिए, टाइडीवर्स। तो टाइडी लाइब्रेरी लाइब्रेरी टाइडीवर्स। तो टाइडीवर्स को पहले लोड कर लेते हैं एंड देन हम एक और लाइब्रेरी लोड करने वाले हैं बिकॉज हम स्टैकिंग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो स्टैकिंग का जो हमारा मॉडल है वो कहाँ पर स्टोर्ड होता है, हमारा H2O लाइब्रेरी के अंदर। हम इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए H2O लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं H2O को। इंस्टॉल पैकेजेस एंड लाइब्रेरी का नाम है H2O। ओके, इनफैक्ट इसी सेल में हम इसे लोड भी कर लेते हैं, लाइब्रेरी H2O। ओके, तो हमारे अभी H2O का पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। H2O हम ओके ये थोड़ा टाइम लेने वाला है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो फाइनली ये लोड हो चुका है। तो हमारी लाइब्रेरी पैकेज इंस्टॉल भी हो गया H2O का और लोड भी हो गया। अब बारी है डेटा सेट की। सो जैसे मैंने पहले बताया था, ये डेटा सेट मैं अपने गिटहब से ले रहा हूँ। ये मैं इसे रन कर देता हूँ। मैंने रन कर दिया एंड टेकिंग द नेक्स्ट सेल। तो हमारे पास अब डेटा सेट भी है। एक बार हम डेटा सेट का टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं कि डेटा सेट किस तरह दिखता है। ऑल्दो आपने कई बार आरिस डेटा सेट पे भी काम किया होगा, स्टिल डी एफ हमारा डेटा फ्रेम है। ओके, लेट्स रन इट। ओके, हमारा डेटा फ्रेम है। हमारे पास एज यूजुअल हमने देखा यहाँ पे हमारे पास ओके, तो हमारे पास चार कॉलम है, लेकिन जो इनका हेडर है, देखो हेडर 5.1 3.5। एक्चुअली जो आइरिस का डेटा सेट अवेलेबल है ना, वो दो फॉर्मेट में दो पार्ट में अवेलेबल है। एक आइरिस डॉट डेटा जहाँ पर डेटा अवेलेबल है, एक आइरिस डॉट नेम जहाँ पर हेडर अवेलेबल है। तो मैंने आइरिस डॉट नेम को यहाँ पे अभी कॉल नहीं किया है। ओके, नो प्रॉब्लम। हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉलम नेम्स जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें वो नन रखना है। इससे क्या होगा, COL नेम्स इज इक्वल टू फॉल्स। इससे क्या होगा कि जब हम डेटा लोड करेंगे तो जो कॉलम का नेम है वो फॉल्स रहेगा। तो जो फर्स्ट रो है वो उसको उठा के कॉलम का नेम नहीं बनाएगा। तो वो कुछ रैंडमली असाइन कर देगा कॉलम का नेम। लेट्स चेक क्या नेम असाइन होते हैं हमारे कॉलम को। ओके, सो X1 X2 X3 X4 एंड X5 ये हमारे कॉलम के नेम है। तो इस प्रोजेक्ट में हम इसी से रेफर करने वाले हैं अपने कॉलम्स को। बेसिकली हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो X5 से रिलेटेड है, क्योंकि जो X5 है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है। X1 X2 X3 एंड X4 हमारे फीचर्स हैं जिनके बेस पर हमें डिटरमाइन करना है कि जो हमारा फ्लावर है वो फ्लावर आइरिस सटोसा है, आइरिस वर्जिनिका है या वर्सिकॉलर। ओके, तो टारगेट वेरिएबल्स हमारे कॉलम नंबर X5 में है। नाउ एज वी हैव आवर डेटा नाउ, हम एक काम करते हैं, इस डेटा में यूनिक, इनफैक्ट मैं चेक कर लेता हूँ कि जो हमारे लास्ट में जो X5 कॉलम है उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो हम उसे ऐसे चेक करेंगे, यूनिक यूनिक वैल्यू चाहिए एंड हमारे डेटा फ्रेम का नाम हमने DF रखा है। इसका फिफ्थ कॉलम चाहिए, फिफ्थ कॉलम। लेट्स रन इट। ये देखो हमारे पास तीन वैल्यूज आई है, आरिस सेतोसा, आइरिस वर्सिकॉलर एंड आइरिस वर्जिनिका। तो बेसिकली हमारे पास ये तीन क्लासेस अवेलेबल हैं फिफ्थ कॉलम में। ओके, जो हमारा फिफ्थ कॉलम है, एक बार डेटा शीट पे दोबारा देखते हैं। जो हमारा फिफ्थ कॉलम है देखो, ये CHR कैरेक्टर फॉर्मेट में है। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये फैक्टर फॉर्मेट में चाहिए ताकि हम इसको एज अ क्लास यूज कर सकें। ओके, सो इसे फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से, DF। और जैसे मैंने DF लिखा तो DF मेरा डेटा फ्रेम है। अब मुझे इस डेटा फ्रेम का पर्टिकुलर कॉलम एक्सेस करना है, तो मैं इससे डॉलर सिंबल से एक्सेस करता हूँ, DF X5
इज इक्वल टू, अब फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो फैक्टर फंक्शन कॉल करेंगे df $x5, ओके। और मुझे यहाँ पे लेवल्स स्पेसिफाई करने होंगे, लेवल्स इज इक्वल टू सी, मुझे यहाँ पे नाम देने होंगे इनके। तो नाम देने के लिए काम करते हैं, तो ना इस तरह नहीं लिखते, इस तरह मैंने क्या किया, जैसे मैंने df लिखा है, df ब्रैकेट में 5 दिया तो ये डेटा फ्रेम रिटर्न हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ, इसके वेक्टर से इसे एक्सेस करता हूँ, तो df डॉलर साइन और मुझे x5 चाहिए, ओके। तो x5 से मैं इसका वेक्टर एक्सेस कर पाऊंगा, ओके। तो मुझे वेक्टर फॉर्मेट में मिल गया है एंड अब इट इज़ इजी टू कॉपी। मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगा, मैंने ये सब बस कॉपी करने के लिए किया है, नथिंग एल्स। वो भी सही था, ये भी सही है, मैंने जैसे कॉपी करना था इसलिए ऐसा किया। तो इसे आते हैं कंट्रोल पेस्ट, देखो कितना सिंपल है, कॉपी हो गया ना। बीच में हम कॉमा इंसर्ट कर देंगे और हमारे लेवल्स डिफाइन हो गए, गुड टू गो। या तो हमारे जो हमारा टारगेट कॉलम है वो फैक्टर्स में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, इनफैक्ट हेड डेटा फ्रेम और ये हमारा हेड प्रिंट हो गया, ये देखो ये सारी डबल वैल्यूज हैं, लास्ट में हमारे फैक्टर वैल्यूज आ गए, ओके। तो हमने फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया है अपने लास्ट कॉलम को। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट करना है, ओके। तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, काम करते हैं, हम इंस्टॉल पैकेजेस, सी ए टूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। सी ए टूल्स की हेल्प से हम अपने डेटा को स्प्लिट कर लेंगे। इंस्टॉल एंड प्लस लोड लाइब्रेरी सी ए टूल्स, ओके। तो हम सी टूल्स लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं ताकि हम ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट कर सकें अपने डेटा में। इसे यूज़ कैसे करते हैं, हम सबसे पहले इसमें सेट सीड डिफाइन करते हैं। हमारी सीड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेट सीड, सीड यूजली 42 लेते हैं, मैं भी 42 ले लेता हूँ, या चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेक इट 47 फॉर दिस टाइम। एंड अब मेरा काम क्या है, अब मुझे स्प्लिट डिफाइन करना है। स्प्लिट क्या है, बेसिकली मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि कहाँ से डेटा डिवाइड होना चाहिए, ओके। डेटा सेट पड़ा हुआ है, अब मुझे डेटा सेट को डिवाइड करना है कि इतना पार्ट ट्रेनिंग ले लो, इतना से टेस्टिंग ले लो, तो उसके लिए एक स्प्लिट डिफाइन करना होता है। तो मैं स्प्लिट डिफाइन कर देता हूँ, स्प्लिट इज इक्वल टू सैम्पल डॉट स्प्लिट, ओके, सैम्पल स्प्लिट। अब इसके अंदर मुझे स्पेसिफाई करना होगा जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो वो क्या है, हमारा डेटा फ्रेम में x5 हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और मुझे स्प्लिट का रेशियो देना होगा। तो स्प्लिट रेशियो इज इक्वल टू, कितना परसेंट डेटा लेना चाहिए, आई थिंक 80% वुड बी गुड। तो मैं लिख देता हूँ 0.80, ओके, 80% डेटा आएगा। अब ये स्प्लिट क्रिएट होने के बाद क्या करना है, मुझे स्प्लिट तो क्रिएट कर लिया, अब मुझे दो वेरिएबल चाहिए, एक ट्रेनिंग सेट के लिए, एक टेस्ट सेट के लिए। तो मैं फटाफट से वो दो वेरिएबल्स यहाँ पे बना लेता हूँ। ट्रेनिंग सेट इज इक्वल टू, अब ट्रेनिंग सेट में क्या करेंगे हम, हमें जो हमारे पास पूरा ओवरऑल डेटा है, तो हमें उस डेटा का सबसेट चाहिए स्प्लिट के अकॉर्डिंग। तो मैं लिखूँ सबसेट, क्योंकि मुझे सबसेट चाहिए। सबसेट चाहिए, किसका सबसेट चाहिए, डेटा का, तो मैं यहाँ पे डेटा मेंशन करूँगा, डीएफ का सबसेट चाहिए। और किसके अकॉर्डिंग चाहिए, स्प्लिट के अकॉर्डिंग, तो SPLI स्प्लिट इज इक्वल टू ट्रू। अब मुझे टेस्ट सेट भी बनाना है सही, टेस्ट सेट इज इक्वल टू सबसेट डेटा फ्रेम SPLIT स्प्लिट इज इक्वल टू फॉल्स, ओके। तो इस तरह मेरा ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया, कॉलम्स को फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली जो हमारा टारगेट कॉलम्स को फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया, सी डिफाइन कर लिया, स्प्लिट कर लिया। तो अब बारी है H2O को इनिशियलाइज करने की, H2O डॉट इनिट, H2O को इनिशियलाइज कर देते हैं, इज गोना टेक टाइम, हो गया, ठीक है, H2O इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेनिंग सेट था, देखो जो हमने ट्रेनिंग सेट बनाया था वो क्या था, हमने यहाँ पे स्प्लिट से यूज़ करके स्प्लिट क्रिएट किया था, एक सबसेट लिया था डेटा फ्रेम का, ओके। अब हमें इसे H2O के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसे H2O फ्रेम भी बोलते हैं। तो उससे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक नया डेटा फ्रेम बनाएंगे जो कि H2O के फॉर्मेट में होगा। ट्रेन DF ट्रेनिंग डेटा है, डेटा फ्रेम से बनाया है, एंड जैसे यहाँ H2O भी लिख ही देते हैं कि H2O की हेल्प से, मतलब बेसिकली H2O के फॉर्मेट में बना रहे हैं, ओके। अभी कैसे बनेगा, हमें H2O को कॉल करना पड़ेगा इस काम के लिए, as.h2o, मतलब H2O के टाइप में कन्वर्ट कर दो इसको। और किसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम, अपने ट्रेनिंग सेट को, जो हमने पहले ट्रेनिंग सेट दिया था, ट्रेनिंग सेट, ओके। सिमिलरली हम क्या करेंगे,
टेस्ट अंडरस्कोर df अंडरस्कोर h2o। यहाँ पे आप इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। h.h2o हमें क्या करना है, ये टेस्टेड पे टेस्ट। ओके, तो इस तरह हमने अपने डेटा फ्रेम्स कन्वर्ट कर दिए। ओके, ये 100% कंप्लीट हो गया। अब एक काम करते हैं, हमने क्या किया, डेटा को डिवाइड कर दिया ट्रेन में और टेस्ट में। ओके, अब बारी है एक्स और वाई में डिवाइड करनी है। ओके, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले वाई डिफाइन कर लेते हैं। वाई क्या है हमारा, वाई क्या होगा, जो लास्ट कॉलम है हमारा, तो उसे लिख देते हैं कॉर्ड्स के अंदर। हमारा वाई है वो एक्स 5 होगा। और अब एक्स क्या होगा, या एक्स ऐसा होगा, सेट डिफरेंस। ओके, हमें क्या करना है, नेम के अकॉर्डिंग जो ट्रेन डी एफ है, ऊपर हमने बनाया ट्रेन डी एफ H2O, तो उसको छोड़ के जो बचा वो ट्रेन डी एफ H2O। एंड इसमें हमें क्या करना है, वाई। इस तरह हमने डिफाइन कर लिया। नेम देखो बेसिकली हमें ना वो दे रहा है। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, वाई दे दिया, डिफरेंस मिल जाएगा इसको। उससे ये क्या करेगा, जो एक्स जो वाई वाला पार्ट है उसे छोड़ के जो बचा वो एक्स वाला पार्ट है, तो एक्स में से पुट कर देगा। लेट्स रन दिस कोड। हमारे वाई और एक्स डिफाइन हो गए। अब बारी है कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने की। बेसिकली हम जब स्टैकिंग लगाएंगे तो हम स्टैकिंग में कई सारे मॉडल्स यूज़ करेंगे, राइट। स्टैकिंग, हाँ इनफैक्ट मुझे बता देना चाहिए हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं इसको, हम कैसे गो थ्रू करेंगे इसमें। हम सबसे पहले बनाएंगे ग्रेडेड बूस्ट मॉडल। एक ग्रेडेड बूस्ट मॉडल होगा नीचे, और एक रैंडम फॉरेस्ट मॉडल होगा। और हम क्या करेंगे, ग्रेडेड बूस्ट मॉडल, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल, इनको बेस मॉडल लेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल या फिर लीनियर जनरल लीनियर मॉडल्स। तो जनरल लीनियर मॉडल के अंदर ही हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी आता है। एंड आर में एक स्पेशल बात ये है कि हमें इसे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि हम क्लासिफिकेशन करने वाले या रिग्रेशन करने वाले। हमने क्या किया, अपने हमें हमें अपने केस में क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना है। ओके, तो हमने क्या किया, लास्ट वाला जो कॉलम था हमारा, जो कि हमारा टारगेट कॉलम था, हमने उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। जब भी हम किसी मॉडल में वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो मॉडल देख लेगा कि ओके ये वाले पार्ट जो है फैक्टर्स में क्रिएट होने का है, इसका मतलब इससे में हमें क्लासिफिकेशन करनी है परफॉर्म। एंड अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो उसमें वो रिग्रेशन परफॉर्म कर देता है। तो वो चीज़ जो है आर लैंग्वेज अपने आप ऑटोमेटिकली डिसाइड करती है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक फोल्ड क्रिएट करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है हम एन फोल्ड्स नाम से। इसमें हम बताएंगे कि जो क्रॉस वैलिडेशन है वो कितने फोल्ड्स में होगा, सी वी फोल्ड या फिर एन फोल्ड। ओके, इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट, अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपना ग्रेडिएंट बूस्टिंग मॉडल। तो माई जी बी ग्रेडिएंट बूस्ट मॉडल है। अभी हम कैसे क्रिएट करेंगे, H2O की हेल्प से। H2O में हमारे पास GBM अवेलेबल है, तो GBM मॉडल ले लिया हमने। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे हमारा x क्या है, x इज इक्वल टू एक्स है हमारा। ओके, y है, y इज इक्वल टू क्या है हमारा, वो भी सेम है, y है ट्रेनिंग फ्रेम, ट्रेनिंग AINING ट्रेनिंग अंडरस्कोर फ्रेम। ट्रेनिंग अंडरस्कोर फ्रेम हमारा क्या है, बेसिकली डेटा फ्रेम मांग रहे हैं, हम डेटा फ्रेम दे देते हैं हमारा भाई ट्रेन अंडरस्कोर DF अंडरस्कोर H2O, ये वाला डेटा फ्रेम हमारा। ओके, इसके बाद हमें कीप क्रॉस वैलिडेशन, हाँ जी चाहिए, क्रॉस वैलिडेशन चाहिए हमें, क्रॉस वैलिडेशन। ओके, वैलिडेशन प्रेडिक्शन होता है। ओके, क्रॉस वैलिडेशन प्रेडिक्शन यप इज इक्वल टू क्रॉस वैलिडेशन प्रेडिक्शन ट्रू चाहिए हमें। एंड रैंडमाइजेशन भी करना पड़ेगा, रैंडम स्टेट। तो ये काम करते हैं सीड, यहाँ पे हम सीड बोलते हैं तो सीड की वैल्यू डाल देते हैं 5। और ये हमारा हमने डिफाइन कर लिया ऑब्जेक्ट फॉर ग्रेडिएंट बूस्ट मॉडल। हम रैंडम फॉरेस्ट बनाएंगे वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है इससे, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे। हमें बस उसका नाम चेंज करना है मॉडल का, बाकी पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे। एसक्यू के अंदर सबके पैरामीटर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। सो रैंडम फॉरेस्ट नाम रख देते हैं हम RF, रैंडम फॉरेस्ट, ताकि हम इसे एक्सेस कर सके कि रैंडम फॉरेस्ट का ऑब्जेक्ट है, राइट।
और आर एफ में हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि रैंडम फॉरेस्ट है, तो इसे यहाँ लिख देते हैं RANDOM रैंडम फॉरेस्ट। ओके, और थोड़ा सा अलाइनमेंट देख लेते हैं, गुड लुकिंग कोड बना है। ये हमारा डिफाइन हो गया रैंडम फॉरेस्ट। लेट्स रन दिस। ओके, तो हमने क्या किया, बेस मॉडल में अपना GBM ले लिया, ग्रेडियंट बूस्टिंग मॉडल, और रैंडम फॉरेस्ट मॉडल ले लिया। अब हमें चाहिए फर्स्ट डिग्री रिग्रेशन एनसैम्पल पे, तो हम एक काम करेंगे, एनसैम्पल को कॉल कर लेते हैं। इसका ना ऑब्जेक्ट भी एनसैम्पल नाम से बना देते हैं। एनसैम्पल इज इक्वल टू ऐसा कुछ H2O डॉट, हम स्टैक की बात कर रहे हैं तो स्टैकिंग एनसैम्पल चाहिए हमें, डॉट STACK स्टैक एनसैम्पल। ओके, स्टैक एनसैम्पल मिल गया हमें। अब यहाँ पे भी सेम वही पैरामीटर्स, x इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू y। मेटा मॉडल, हमें अपना मेटा मॉडल बताना पड़ेगा, तो मेटा मॉडल कौन सा है हमारा भाई, मेटा लर्निंग, मेटा लर्नर होता है शायद, या मेटा लर्नर एल्गोरिथम, यस ऐसा ही कुछ होता है। मेटा लर्नर एल्गोरिथम इज इक्वल टू DRF, रैंडम फॉरेस्ट के लिए ऐसा होता है, DRF होता है। हम रैंडम फॉरेस्ट ले लेते हैं, या फिर हम GLM ले सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, GLM जनरल लीनियर मॉडल्स। और ये अपने आप देख लिया कि भाई इसे कॉन्फ़िगरेशन देना है, एंड अब हमारी बारी है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग फ्रेम देने की। ट्रेनिंग फ्रेम इज इक्वल टू हमारा डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का नाम क्या था हमारा, ट्रेन अंडरस्कोर DF अंडरस्कोर H2। ओके, सजेशन में आ गया। एंड बेस मॉडल स्पेसिफाई करनी पड़ेंगे कि हम बेस मॉडल कौन सी यूज़ करने वाले हैं। तो हमने ऊपर 2 मॉडल्स डिफाइन किए बेस मॉडल के लिए, उनका नाम यहाँ पे डाल देते हैं लिस्ट बना के। तो लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर हमें डालना पड़ेगा एक नाम था my GBM and another one was my forest RF। Let's run and check हमारा एनसेम्बल वर्क कर रहा है। Let's see the catch। तो काफ़ी लंबी रिपोर्ट प्रिंट कर दी उन्होंने आया कि बेस मॉडल डज नॉट यूज क्रॉस वैलिडेशन 0। ओके, तो हमने बेस मॉडल में क्रॉस वैलिडेशन नहीं लगाया क्या, कीप क्रॉस वैलिडेशन प्रेडिक्शन इज इक्वल टू ट्रू, हमने यूज तो किया है क्रॉस वैलिडेशन। ओके, तो चाहिए, ओके वी मिस्ड इट। अच्छा अच्छा, दोनों में मिस हो गई। देखो एनफोर्स तो मिस करते हैं हमने, एनफोल्ड, एनफोल्ड एस भी होता है यहाँ पे, एनफोल्ड इज इक्वल टू, हमने ऊपर देखो एनफोल्ड डिफाइन किया था ना, एनफोल्ड एन, ठीक है, एनफोल्ड्स इज इक्वल टू एनफोल्ड। नाउ लेट्स रन दिस पार्ट्स, पीछे चेंज किया तो हमें इसे भी रन करना पड़ेगा एंड सी हाउ दिस वर्क्स। फाइनली डन। तो हमने यहाँ पे किया था, एग्जाम्पल क्रिएट हो गया, हमारा क्रिएट हो गया। अब बारी पे परफॉर्मेंस चेक करनी थी, ऐसा मैंने मॉडल बना लिया। इनफैक्ट हमने करना क्या है, हमने देखो क्या क्या बनाया, हमने पहले GBM मॉडल बनाया, बेस मॉडल बनाया, फिर हमने बेस मॉडल में RBF मॉडल रखा था, DRF क्लियर है ना, और हमने एनसेम्बल में लगाया GLM। तो GLM हमारा जनरल लीनियर मॉडल होता है। फिर काम करते हैं, हम तीनों को कंपेयर करके देखते हैं, हमारे बेस मॉडल है इंडिपेंडेंटली उनकी एक्यूरेसी क्या है और एनसेम्बल की एक्यूरेसी क्या है, तो वो हम चेक करेंगे परफॉर्मेंस। इनफैक्ट एरर से चेक कर लेते हैं, अब ईजी पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा। परफॉर्मेंस H2O, ओके, परफॉर्मेंस H2O डॉट परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस चाहिए हमें। सबसे पहले किसकी ले लें, एनसेम्बल की। एनसेम्बल ही चेक कर लेते हैं। न्यू डेटा में हम अपना टेस्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं। न्यू डेटा, टेस्ट डेटा हमारा कौन सा था, टेस्ट DF वो। ओके, अब ये कोड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट। इसे काम करते हैं, हम परफॉर्मेंस का नाम रख देते हैं, परफॉर्मेंस ENS एनसेम्बल के लिए। परफॉर्मेंस हम संभालते हैं हम GBD के लिए अपना, GBM ब्रेन बूस्टिंग मॉडल GBM के लिए GBM लिख लेते हैं। और रैंडम फॉरेस्ट के लिए RF। ओके, यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, एनसेम्बल की जगह अपने GBM का नाम रखना पड़ेगा, माई GBM। ये मॉडल था हमारा, माई फॉरेस्ट HC। तो ये रन हो गया, तो हमारी परफॉर्मेंस आ गई है। ये काम करते हैं, हम इनकी परफॉर्मेंस को प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंपेयर कर सकें। सो फॉर दिस वी विल बी यूजिंग sprint मेथड, इसलिए sprint मेथड यूज कर लेते हैं, करेंगे प्रिंट देन sprint। ओके, हम इसमें स्पेसिफाई करेंगे ये हमारा GBM का लिखते हैं, GBM मॉडल की कैपिटेशन GBM मॉडल MSC। ओके, हम MSC कर रहे हैं परसेंट H2O डॉट, हमें क्या चाहिए, MSC। ओके, इसमें से चाहिए, यहाँ पे हम अपने मॉडल का नाम स्पेसिफाई करेंगे। हमारा मॉडल का नाम क्या है, मॉडल नहीं, हमारी परफॉर्मेंस हमने ऊपर रिकॉर्ड करी है पर्फ वेरिएबल के अंदर, उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो पर्फ के अंदर GBM, ये रहा हमारा GBM एंड दैट्स इट। अब इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि हम तीनों मॉडल्स के लिए चेक कर सकें। ओके, GBM हो गया, अब RF लिख देंगे ENS एनसेम्बल MSC। ये हमारे एनसेम्बल MSC आएगा यहाँ पे। ओके, सेकंड वाले में हमें RF करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस फॉर RF पर्फ RF बनाया था पर यस, एंड एनसेम्बल के हमने लिखा था पर्फ ENSS। लेट्स चेक द एरर्स। Error in sprint GPMF could not find in sprint। ओके एंड ओके, थोड़ी सी ये sprint F होता है तो sprint F होगा। ओके, तो हम एक फटाफट से एरर से देख लेते हैं। MSC देखो, GBM का जो एरर है वो 0.032 है। इट इज़ अगर इसे कन्वर्सली देखें तो अराउंड 97% एक्यूरेसी, 96 पॉइंट समथिंग। RF में एरर और कम हो गया, 0.25 हो गया। ओके, और एनसेम्बल में हमारा जो एरर है वो 0.27 आ रहा है। ओके, एनसेम्बल थोड़ा ज़्यादा एरर दे रहा है एज कम्पेयर टू RF रैंडम फॉरेस्ट। तो एक काम करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट में ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आ रही है ना, तो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमने जहाँ पे एनसेम्बल बनाया है वहाँ पे GRAM को RF कर देते हैं, DRF रैंडम फॉरेस्ट। हो गया, अब चेक करते हैं एक्यूरेसी कैसी आ रही है। एरर बढ़ गया, एरर बढ़ गया, एरर बढ़ गया। स्टिल RF जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। बट हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हम एनसेम्बल को, स्टैकिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, आप कंसेप्ट समझ में आए। हैव अ नाइस टाइम।